बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग का? कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए ठीक है, अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए। तो आइए आज शुरू करते हैं एलिमेंट ऑफ बैंकिंग। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं पढ़ रहा था एलिमेंट ऑफ बैंकिंग का, तो कुछ दिन अल्टरनेट करके आप लोग को एलिमेंट ऑफ बैंकिंग का वीडियो अपलोड करेंगे। एलिमेंट ऑफ बैंकिंग, इसमें आज का जो टॉपिक है इसको कहा जाएगा विदेशी विनिमय बैंक। अंग्रेजी में कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज बैंक। ठीक ना? फॉरेन एक्सचेंज बैंक। सबसे पहले ज्यादा जरूरी हमें जानना यह है कि विदेशी विनिमय बैंक है होता क्या है। ध्यान से देखिए, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में रुपया चलता है। कोई भी लेन देन का जो माध्यम हमारा है वो रुपया होता है। मनी जो हमारी होती है, जो करेंसी होती है, उसको रुपया कहा जाता है। उसी तरह हर देश में अलग अलग रुपया चलता है, जिसको डॉलर के नाम से, रियाल के नाम से, दिनार के नाम से, यूरो के नाम से, पौंड के नाम से जाना जाता है। देखते होंगे ये भी कि जब हम दूसरे देश में जाते हैं या दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ आते हैं, तो जब भी हम दूसरे देश में जाएंगे तो हम अपनी करेंसी को उस देश के करेंसी में चेंज करते हैं, और दूसरे देश के लोग अपने देश में आते हैं तो वो अपनी करेंसी को हमारी करेंसी में चेंज करते हैं। अब इसी पे प्रश्न हमारा यह है कि इस करेंसी को चेंज आखिर करता कौन है? तो जो एक देश के दूसरे देश की करेंसी में चेंज करने का काम करता है वही है विदेशी विनिमय बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक। अर्थात जब दो या दो से अधिक देशों में विदेशी व्यापार किया जाता है या आया गया जाता है या मुद्राओं का लेन देन किया जाता है, तो वहाँ एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? फॉरेन एक्सचेंज बैंक अर्थात विदेशी विनिमय बैंक। प्रश्न ये भी है कि विदेशी विनिमय बैंक की स्थापना कब, कैसे, किस प्रकार हुई। वैसे माना जाता है कि विदेशी विनिमय बैंक की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही, क्योंकि उस समय विदेशी व्यापारी हमारे देश में आए थे व्यापार करने के लिए। धीरे धीरे वहीं से बैंकों का बोलबाला भी शुरू हुआ और एक देश की मुद्रा को दूसरे देश में मुद्रा में कन्वर्ट करने का भी कार्य शुरू हुआ। जब बैंक स्थापित हमारे हो गए तो उस समय लगभग 1853 के पहले, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हुई थी। उसके बाद और 1853 से पहले बीच में बहुत छोटे बड़े बैंक स्थापित किए गए थे। उस समय इस विदेशी विनिमय बैंक का कार्य ओरिएंटल बैंक के नाम से एक बैंक था, वह करता था। लेकिन 1853 के बाद देश में अनेकों बैंकों की स्थापना की गई और धीरे धीरे मतलब जो भी ब्रिटिश बैंक या देसी बैंक स्थापित हुए वो अपना करेंसी बदलने का कार्य करने लगे। लेकिन 1853 के बाद से देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। देश में अनेकों प्रकार के बैंक की स्थापना की गई, जिसमें आपका उसके बाद से देश में 3 बड़े बैंक स्थापित किए, जैसे बैंक ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता और चेन्नई, मद्रास। उसमें चेन्नई का नाम मद्रास था। बाद में उसी को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनाई गई। उसके बाद से आवश्यकता महसूस की गई कि देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, तो 1935 में एक केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और उसके बाद से धीरे धीरे हमारा देश आजाद हुआ और 1947 के बाद क्या हुआ, जो भी हमारा रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके साथ साथ स्टेट बैंक का भी राष्ट्रीयकरण हुआ। देश में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद 6 और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन जब देश आजाद हमारा हुआ, आजाद होने के बाद प्रश्न ये उठता है कि विदेशी विनिमय का कार्य कौन करता है? फॉरेन एक्सचेंज का कार्य कौन करता है? विदेशी विनिमय का कार्य उस समय जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हो गई थी तो आरबीआई कार्य देखता है। मतलब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में चेंज करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आज भी जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी सुविधाएं नहीं दे पाता है तो इसके स्थान पर
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विदेशी विनिमय का कार्य करता है। यह क्या काम करता है? इसके काम यह है कि जब एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट किया जाता है तो परिवर्तित करने, चेंज करने या उस पर अधिनियम बनाने का कार्य करता है। 1947 में एक अधिनियम भी बनाया गया था, विदेशी मुद्रा अधिनियम, जिसके अधीन विदेशी मुद्राओं को देशी मुद्रा, देशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में कार्य करने का पूरा अधिकार रिजर्व बैंक के पास रखा गया और तब से अब तक रिजर्व बैंक के पास ये अधिकार है। जहां नहीं है वहां एसबीआई कर रहा है। प्रश्न ये उठता है कि जिस 1947 के पहले या एक तरह से मान के चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होने के बाद और 1853 के पहले विदेशी विनिमय बैंक की असफलता के क्या कारण थे? आज के डेट में नहीं, 1853 के पहले। इसको हम टू द पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। विदेशी विनिमय बैंक के असफलता के कारण, क्योंकि देखे होंगे कि 1947 के बाद जिसको कार्य फॉरेन एक्सचेंज का सौंपा गया, विदेशी विनिमय का कार्य सौंपा गया, मुद्राओं को चेंज करने का कार्य सौंपा गया, तब से असफल नहीं हुआ, अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन जब तक कोई ठोस बैंक स्थापित नहीं किया गया था, जैसे कि स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो उस समय एक के बाद एक विदेशी विनिमय का कार्य सौंपा गया बैंकों को और वो असफल हो गया। तो प्रश्न ये है कि विदेशी विनिमय की उस समय असफलता के क्या कारण थे? सबसे पहला कारण है कि पूंजी की कमी। पहले के समय में, मतलब 1853 की पहले की मैं बात कर रहा हूं, या 1947 या देश आजाद हुआ उसके पहले, ठीक ना, या रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व, विदेशी विनिमय बैंक का कार्य जिस बैंक को सौंपा गया था उसके असफल होने का पहला कारण है कि पूंजी की कमी। पहले के बैंकों के पास इतनी पूंजी नहीं थी कि अपना पूरा कारोबार कर सके। मान लीजिए कारोबार के लिए भी पूंजी हो जाती थी तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता था कि हम अपनी करेंसी को दूसरे करेंसी में चेंज करके उसको पैसे का भुगतान कर दें। तो सबसे पहली कमी थी पूंजी की कमी। दूसरी कमी ये थी विदेशी सरकार की कूटनीति। विदेशी सरकार की कूटनीति का मतलब है कि जो विदेशी सरकार अर्थात ब्रिटिश हमारे देश में थे और वो आकर यहाँ कारोबार कर रहे थे, बैंक स्थापित किए थे, क्योंकि बैंक भी उस समय उन्हीं का था, तो उनकी कूटनीति थी। जहां उनको फायदा होता था उन्हीं को यह फॉरेन एक्सचेंज का काम उन्हें सौंप दिया जाता था, विदेशी विनिमय का कार्य सौंप दिया। जहां फायदा नहीं होता था तो वहां से उनको अधिकार छीन लिया जाता था। तो ये विदेशी व्यापार की कूटनीति के भी कारण पहले के समय में 1853 के पूर्व के जो विदेशी विनिमय बैंक थे वो असफल हो गए। तीसरा इसमें है कि विदेशी व्यापार पर विदेशी व्यापारियों का प्रभुत्व। पहले जब देश में रिजर्व बैंक स्थापित नहीं था उसके पहले जो भी विदेशी व्यापार भारत के द्वारा होते थे या भारत में होते थे तो वहां पर विदेशी व्यापारियों का प्रभुत्व ज्यादा था, क्योंकि दूसरे देश से हमारे देश में आते थे व्यापार करने के लिए। अब विदेशी व्यापार में मुख्यतः ब्रिटेन के होते थे, इंग्लैंड के होते थे, अंग्रेज होते थे और उनका प्रभुत्व था क्योंकि उनका दबदबा था, जिसी कारण से विदेशी विनिमय असफल होते चले गए। अगला पॉइंट है इसमें है कुशल कर्मचारियों का अभाव। कुशल कर्मचारियों का अभाव।
पहले जो विदेशी विनिमय बैंक स्थापित किए गए थे उसमें कुशल कर्मचारियों का अभाव था। क्यों अभाव था कि देखते होंगे कि ब्रिटिश शासन काल में जो भी संस्थाएं होती थी उन संस्थाओं में ऊंचे पद पर तो अंग्रेज होते थे, लेकिन उसके बाद वाले पद पर भारतीय होते थे। अब पहले भारतीय उतना शिक्षित नहीं थे, जानकार नहीं थे, इसलिए कुशल कर्मचारियों के अभाव होने के कारण ही विदेशी विनिमय बैंक असफल हो गया। अगला है शाखाओं की कमी। शाखाओं की कमी। शाखाओं की कमी का मतलब है कि पहले जो विदेशी विनिमय बैंक स्थापित किए गए थे, यहां तक कि आज भी विदेशी विनिमय बैंक है, इसकी बहुत ज्यादा शाखाएं नहीं है, कुछ ही शाखाएं हैं। तभी इसीलिए बताया कि वो विदेशी विनिमय बैंक जहां नहीं स्थापित है वहां रिजर्व बैंक के द्वारा जो एथोराइज एसबीआई है वह कार्य करता है। तो उस समय भी शाखाओं की कमी थी, 2-4 गिने चुने विदेशी विनिमय बैंक स्थापित किए गए थे। तो शाखा की कमी होने के कारण बहुत सारे व्यापारी इसका लाभ नहीं उठा पाते थे, जिसके कारण ये कारोबार बंद हो गया। और लास्ट है, बस इतना ही रहने दीजिए, आपके 5 ही पॉइंट काफी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न यह है कि जो विदेशी विनिमय बैंक पहले स्थापित किए गए थे, तो ये पुराने समय में, उस समय के समय में उनकी असफलता के ये कारण है। अब हमें यह जानना है कि वर्तमान समय में इनकी क्या स्थिति है, प्रेजेंट टाइम में यह किस तरह से कार्य करता है। तो हम आइए अब चलते हैं आधुनिक समय में विदेशी विनिमय बैंक के कार्य जानने के लिए। विदेशी विनिमय बैंक के कार्य। विदेशी विनिमय बैंक के कौन कौन से कार्य बताए गए हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक समय में जो विदेशी विनिमय बैंक स्थापित किए गए हैं, विदेशी मुद्राओं को देशी मुद्रा, देशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। उन विदेशी विनिमय बैंकों के क्या कार्य हमारे होते हैं। पहला कार्य है विदेशी व्यापार में सहायता करना। विदेशी व्यापार में सहायता कर, ये इस उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं कि देश में जितने भी विदेशी व्यापारी हैं या देशी व्यापारी हैं, भारतीय व्यापारी हैं जो विदेशों में कारोबार करते हैं, या विदेशी व्यापारी है जो भारत में कारोबार करते हैं, क्योंकि अधिकांश मुद्राओं का आदान प्रदान वहां पे होता है जहां विदेशी व्यापार होता है, अर्थात मुद्राओं का आवागमन एक देश से दूसरे देश में हो, तो विदेशी व्यापार नहीं होता। तो उन विदेशी व्यापारियों को सहायता करने के उद्देश्य से, उनकी मुद्राओं को परिवर्तित करने के उद्देश्य से विदेशी विनिमय बैंक की स्थापना की गई। तो पहला इसका मुख्य कार्य है विदेशी व्यापार में सहायता करना। दूसरा, देशी व्यापार में सहायता करना। देशी व्यापार में सहायता करने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने देश के सीमा के अंदर ही व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं। प्रश्न ये होता है कि यहाँ विदेशी मुद्रा कहाँ से उत्पन्न हो गया। जब एक देश से दूसरे देश में करेंगे तो वहां तो ठीक है, विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा, लेकिन देशी व्यापार में कहाँ से विदेशी मुद्राओं का अर्जन होगा। तो होता है यहाँ पे, जब देश में कारोबार बड़े पैमाने पर होता है तो बहुत सारे व्यापारी ऐसे होते हैं कि यहाँ इंडिया आते हैं मार्केट करने के लिए, क्योंकि हम माल नहीं बेचते हैं विदेश, लेकिन वहां के कुछ लोग आते हैं यहाँ पर माल खरीदने के लिए, और यहाँ से खरीद कर वो अपना ले जाते हैं। हम उनको एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो आके खुद यहाँ से इंपोर्ट कर जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो अपने फॉरेन करेंसी को लाते हैं इंडिया में, और उसको जब हम लेते हैं तो उसको एक्सचेंज कराया जाता है, चेंज कराया जाता है, ताकि इंडियन करेंसी में मिल जाए और अपने लेन देन, अपने कारोबार में लगा दें। अगला है व्यापारिक बैंकों के कार्य। व्यापारिक बैंकों के कार्य, जहां पर विदेशी विनिमय बैंक स्थापित किए गए, तो वह केवल यही कार्य नहीं करता कि मुद्राओं का आदान प्रदान करने के लिए, वह ये भी कार्य करता है
कि मुद्रा के आदान प्रदान करने के साथ साथ वहां की स्थानीय जनता को व्यापारिक बैंक संबंधी कार्य करता है। व्यापारिक बैंक संबंधी मतलब कि जो एक व्यापारिक बैंक कार्य करता है, व्यापारिक बैंक कौन कार्य करता है? ग्राहकों को धन को जमा करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण प्रदान करना, यह व्यापारिक बैंक का कार्य होता है। तो यह भी कार्य विदेशी विनिमय बैंक करता है। ठीक है, अगला क्या है? विनिमय बिलों का लेन देन, बिलों का लेन देन। विदेशी विनिमय बैंक विनिमय बिलों का भी लेन देन करता है। देखे होंगे आप लोग, वो पढ़े होंगे, क्या नाम है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पर बिल लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है? विनिमय बिल। वहीं पे एक पारस्परिक बिल, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के ऊपर और दूसरा व्यापारी इस व्यापारी के ऊपर, तो पारस्परिक बिल कहा जाता है। तो इस तरह के जब विनिमय बिलों का जो लेन देन होता है उसका भुनाने का भी कार्य विदेशी विनिमय बैंक करता है। ऐसा नहीं है कि विदेशी विनिमय बैंक है तो केवल मनी को एक्सचेंज करने का कार्य करेगा, वो हर प्रकार का कार्य करता है, लेकिन वो उसका मुख्य कार्य है मनी को एक्सचेंज करना। उसके बाद बाकी सारे कार्य आते हैं। तो यह तथा विदेशी विनिमय बैंक के कार्य। मैं चाहूंगा कि इस लेक्चर को देखने के बाद से इसे टू द पॉइंट्स नोट कर लें। केवल पॉइंट्स नोट कर लेंगे तो उसके बारे में आप खुद लेक्चर सुन के एक्सप्लेन कर लेंगे। इसको नोट करिए, फिर इसके आगे के लेक्चर देते हैं। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, क्योंकि अभी मिटाएंगे आप। हेलो बच्चों, नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं इसी का, विदेशी विनिमय बैंक का ही, कि इतना कुल होने के बाद भी विदेशी विनिमय बैंकों की कुछ आलोचनाएं की गई। तो इसके भी लिख दे रहे हैं, विदेशी विनिमय बैंकों की आलोचना। मान लीजिए कि कोई बैंक हमारे देश में हमारी ही सुविधाओं के लिए स्थापित किया गया, लेकिन उसकी कुछ लोगों के द्वारा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा उसकी आलोचना की गई, उसकी बुराई की गई। प्रश्न यह है कि जो विदेशी विनिमय बैंक जो पहले स्थापित किए गए थे वो आलोचना के शिकार हैं। अब इनकी क्या क्या आलोचनाएं हैं यह जानिए। पहली आलोचना है लेन देन की गुप्तता। लेन देन की गुप्तता, या ऐसे न समझ में आए इसको छोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं, गुप्त रखना। ठीक है, लेन देन को गुप्त रखना, इसको भी मिटा दे रहा है, लेन देन को गुप्त रखना। सरल शब्द में इसलिए लिखे हैं, उसको गुप्तता का मतलब मिटा दिया है। गुप्तता का मतलब होता है गुप्त रखना। तो पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं रहना, इसी तरह इसीलिए मैं लिख दिया हूं कि लेन देन को गुप्त रखना। लेन देन को गुप्त रखने का मतलब है कि जो विदेशी विनिमय बैंक स्थापित किए गए मनी एक्सचेंज के लिए, ये अपने जो भी ट्रांजेक्शन इनके यहाँ होता है, जो भी लेन देन इनके यहाँ होता है, उसको ये लोग क्या रखते हैं? गुप्त रखते हैं। उसे सार्वजनिक नहीं करते हैं कि कितनी मुद्राओं का लेन देन हुआ है, इसको ओपन नहीं करते। दूसरा है इसका आलोचना विदेशियों को लाभ। विदेशियों को लाभ। विदेशी विनिमय बैंक स्थापित होने से जो आलोचना किए हैं लोग, उनका मानना यह है कि विदेशियों को लाभ होता है, अर्थात भारतीयों को कोई ज्यादा लाभ नहीं होता, क्योंकि जो भी फॉरेन या विदेश से हमारे यहाँ आते हैं, अपने मनी को एक्सचेंज कराते हैं, एंजॉय करते हैं, सामान खरीदते हैं, और उसका लाभ कौन उठाते हैं? विदेशी उठाते हैं। तो विदेशियों को लाभ प्राप्त होता है, ये दूसरी आलोचना की गई। तीसरा आलोचना है कि उच्च पद पर विदेशियों की नियुक्ति। यह भी माना गया है कि जो पहले विदेशी विनिमय बैंक स्थापित होते तो उसमें जो टॉप लेवल पे जो पद होते थे
वो विदेशी व्यक्ति या विदेशी नागरिकों को इसको रखा जाता था और उसके नीचे के पदों पर भारतीयों को रखा जाता था। जैसे कि अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि जो अंग्रेजों के समय में जो विदेशी विनिमय बैंक स्थापित हुए थे उसमें ऊंचे के पदों में वही सब होते थे, नीचे के पद में हम आप होते थे। ठीक है। अगला इसमें आलोचना इसमें है अधिक बट्टा लेना। अधिक बट्टा लेने का मतलब है कि जब एक मनी को दूसरे मनी में हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो भाई हम जितना दिए उतना ले लिए, तो बैंक को क्या फायदा? बैंक को यही फायदा है कि लेने और देने दोनों पर वो कमीशन लेता है। तो वह जो कमीशन का रेट है ज्यादा होता है। ज्यादा का मतलब है कि अपने ही पैसा को जब हम दूसरे करेंसी में चेंज किए तो उस पर कुछ कटौती करके हमें प्राप्त हो, तो हमें फायदा क्या है? इसीलिए रिजर्व बैंक ने विदेशी विनिमय बैंक स्थापित किया ताकि उस पर किसी भी प्रकार का बट्टा का प्रयोग न किया जा सके। तो विदेशी विनिमय बैंक की आलोचना है कि अधिक बट्टा लेना, मतलब कुछ लोगों का यह मानना है कि विदेशी विनिमय बैंक मनी को एक्सचेंज करने के लिए वो जो कमीशन या बट्टा लेता है वो अधिक लेता है। अगला इसमें है भारतीयों से अनुचित हार जाना। भारतीयों से अनुचित हार जाना। विदेशी विनिमय बैंक में एक और इसकी आलोचना की गई है कि जो इसमें भारत के व्यक्ति होते थे उनसे कभी कभी यह बैंक अनुचित हर्जानाएं वसूल करती थी। मान लीजिए कि यदि इंडियन कोई व्यक्ति है फॉरेन करेंसी लेके गया एक्सचेंज करने के लिए, तो उस पर अर्थदंड लगाती है, जुर्माना लगाती है, पूछती है कहाँ से पैसा आया, भाई आप तो चोरी के लाए हैं, यहाँ से लाए हैं, तमाम तरीके की बात करते थे। तो इसलिए उन पर अनुचित हर्जाना लगाती है। ठीक है। अगला यह है निर्यात क्षेत्र को कम रहेगा। देखिए, आयात और निर्यात विदेशी व्यापार में दो पहलू हैं। जब हम आयात करते हैं तो वहां पर तो विदेशी विनिमय बैंक खूब सुविधाएं देता है। निर्यात करते हैं तो वहां पे वो आपको ऋण ही कम देता है, अर्थात वो नहीं चाहता है कि आपके पास पैसा हो कि दूसरे देश में भेजे। तो निर्यात क्षेत्र को ये क्या करता है, कम ऋण देता है। अगला एक और है प्रतिभूति घोटाले में हाथ। प्रतिभूति घोटाले में हाथ। अक्सर देखे होंगे कि विदेशी विनिमय बैंक में शेयर घोटाला वगैरह ज्यादा होते हैं, क्योंकि विदेशी विनिमय बैंक शेयर मार्केट पर आधारित होता है, क्योंकि उसी का इसमें लेन देन किया जाता है, वहीं से फॉरेक्स के द्वारा ही इसमें मनी ज्यादा आता है। तब प्रतिभूति घोटाले खास तौर से विदेशी विनिमय बैंक में ज्यादा होते हैं। जैसे केतन पारी के और भी तमाम तरीके से प्रतिभूति घोटाला हुआ है, सुने होंगे पेपर वगैरह के माध्यम से। ये सब विदेशी विनिमय बैंक की ही सहायता से हुआ है, इन्हीं बैंकों के द्वारा हुआ। ठीक है। अगला है भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहन कम मिलना। भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहन कम मिलना। इसका मतलब यह है कि जो भारत की कंपनियां हैं उन्हें विदेशी विनिमय बैंक द्वारा उन्हें कुछ व्यक्तियों के द्वारा आलोचना की गई है कि विदेशी विनिमय बैंक जो है वो भारतीय कंपनियों को कम ध्यान देता है, अर्थात उनको प्रोत्साहन की राशि जो मिलती है वो कम मिलती है, विदेशी कंपनियों को ज्यादा फोकस करता है। तो यह तो था विदेशी विनिमय बैंक की आलोचना। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। एक चीज और भी इसमें दिया गया है, विदेशी विनिमय बैंकों पर नियंत्रण। टॉपिक हमारा है विदेशी विनिमय बैंकों पर नियंत्रण। विदेशी विनिमय बैंकों पर नियंत्रण का क्या मतलब है?
कि जो देश में विदेशी विनिमय बैंक स्थापित किए गए हैं उस पर सरकार के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा क्या नियम बनाए गए हैं, किस प्रकार नियंत्रण की प्रक्रिया अपनाई गई है। 1947 में जब देश आजाद हुआ और 1949 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई तो उस समय विदेशी विनिमय बैंक पर रिजर्व बैंक का पूरा नियंत्रण हो गया। जब रिजर्व बैंक का पूरा नियंत्रण हो गया तो उस समय विदेशी विनिमय बैंक अधिनियम 1947 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि पूरा इसका कार्य क्षेत्र, पूरा कार्य रिजर्व बैंक के देखरेख में किया जाएगा। प्रश्न यह है कि उस विदेशी विनिमय बैंक ने किस प्रकार से रिजर्व बैंक ने किस प्रकार से विदेशी विनिमय बैंक को नियंत्रित करने के लिए क्या तरीका अपनाया है, ठीक ना। पहला तरीका है कि रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित राशि रखना। रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित राशि रखना पहला टॉपिक है इसका। रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित राशि रखना। इसका मतलब यह है कि जो भी विदेशी विनिमय बैंक कारोबार अपना बैंकिंग का कर रहा है और विदेशी मुद्राओं के लेन देन का कार्य कर रहा है, वो अपना कारोबार करे, लेकिन रिजर्व बैंक एक्ट के अंतर्गत ये नियम बनाया गया है कि वो पूरे कारोबार का 20% भाग रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखे, तभी वो विदेशी विनिमय का कार्य कर सकता है। रिजर्व बैंक ने यह कहा कि जो विदेशी विनिमय बैंक के पास धनराशि है उसका 20% आरबीआई के पास जमा होना चाहिए, तभी विदेशी विनिमय बैंक चल सकता है। तो विदेशी विनिमय बैंकों के नियंत्रण का पहला नियंत्रण रिजर्व बैंक ने लगाया है कि आरबीआई के पास, मतलब हमारे पास 20% राशि होनी चाहिए। दूसरा, लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब है कि देश में कोई भी विदेशी विनिमय बैंक स्थापित हो, वह बिना आरबीआई की अनुमति से, बिना रिजर्व बैंक के द्वारा लाइसेंस लिए बैंक स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना कोई बैंक स्थापित किया जाता है तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। तो बिना लाइसेंस कोई बैंक संचालित नहीं किया जा सकता, अर्थात विदेशी विनिमय बैंकों के लिए जरूरी है कि वो रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करें। तीसरा नंबर पे है कोषों के निर्यात पर अंकुश। निर्यात पर अंकुश। कोषों के निर्यात पर अंकुश का मतलब यह होता है कि आरबीआई की धारा 25 में यह कहा गया है कि कोई भी बैंक अपने कोषों का ट्रांसफर, कोषों का निर्यात, एक्सपोर्ट किसी विदेशी कंपनी या किसी दूसरे देश में नहीं कर सकता। अर्थात रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अंतर्गत विदेशी विनिमय बैंक अपने कोष का निर्यात नहीं कर सकता। यदि कर रहा है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, बैंक बंद कर दिया जाएगा। चौथा इसमें पॉइंट है अंतिम खाते। अंतिम खाते। अंतिम खाते का मतलब है कि यदि विदेशी विनिमय बैंक देश में स्थापित हो रही है तो उसे 31 मार्च तक उसे अंतिम खाते प्रतिवर्ष तैयार किए जाने चाहिए। तैयार करने के बाद से वो पूरा लेखा जोखा, पूरे साल का ब्यौरा, पूरे साल का जो भी ट्रांजैक्शन, लेन देन, एक्सचेंज जितना भी किया गया है, सारा डिटेल अंतिम खाते में करना चाहिए। और लास्ट इसमें पांचवा है निरीक्षण। निरीक्षण के अंतर्गत ये होता है कि बैंकिंग विधान अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में उसके खाते, अंतिम खाते का अंकेक्षण किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा। और वो भी अंकेक्षण या निरीक्षण किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा, जो गवर्नमेंट द्वारा एथोराइज किया गया हो, या बैंकिंग एक्ट के द्वारा एथोराइज हो, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अधीन हो, तो वह इस बैंकों का निरीक्षण कर सकता है, उसके अंतिम खातों की जांच कर सकता है, उसकी सत्यता को प्रमाणित करना आवश्यक है। इस प्रकार विदेशी विनिमय बैंकों पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई ने 5
दिशा निर्देश दिए। तो इसी के साथ हमारा विदेशी विनिमय बैंक का टॉपिक समाप्त होता है। इससे ज्यादा आप लोग के सिलेबस में नहीं है, केवल इतना ही आप लोग को पढ़ना है। एक ही लेक्चर में एक चैप्टर का विदेशी विनिमय बैंक आप लोग का समाप्त हो गया। इसी तरह कंटिन्यू जो आपके सिलेबस में है उसका लेक्चर आप लोग को मिलता रहेगा। यही है कि आप लोग का लेक्चर अब काफी वीडियो पढ़ चुका है तो कंटिन्यू नहीं मिलेगा, कुछ अल्टरनेट करके मिलेगा। अलग अलग सब्जेक्टों, सारे सब्जेक्टों का बनाना है तो कुछ समय तो लगेगा ही। देखते होंगे कि मैं अपने वीडियो में कोई इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, केवल पढ़ाई टू पढ़ाई, केवल उतनी ही। ये मत सोचिएगा कि सर कुछ बात नहीं करते हैं, बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम समय में आप अधिक से अधिक जानकारी ले लें उतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करके आप जरूर बताइएगा। जो हमारे चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो उन्हें मिल सके। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर कल मिलते हैं।